दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम मोदी की लंदन की विजिट की। यानी कि जो ब्रिटेन की विजिट हुई है उनकी, उसके बाद मालदीव जाएँगे और क्या चीज़ अचीव करेंगे लंदन जाकर के, ब्रिटेन जाकर के। बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है, बड़ी सिग्निफिकेंट है, टाइमिंग भी बड़ा अच्छा है इनका। देखिए इस टाइम पे पीएम मोदी की जो विजिट है ब्रिटेन की, ये चौथी विजिट है जब से वो पीएम बने हैं। और ब्रिटेन के साथ रिलेशन भी हमारे बड़े अच्छे हैं। डिफेंस रिलेशंस भी हैं, हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस भी हैं, हमारी ट्रेड भी बहुत अच्छी है उनसे। और पीएम मोदी जो स्पेशली गए हैं वो गए हैं एफटीए का एग्रीमेंट साइन करने, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने, जिसकी वजह से जो भी सामान ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करेंगे उसमें 0% टैरिफ लगेगा 99% चीज़ों पे। और जो ब्रिटेन हमको चीज़ें भेजेगा उसमें भी टैरिफ बहुत कम हो जाएगा, यानी कि निग्लिजिबल हो जाएगा। इससे दोनों कंट्री का ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा। प्रेजेंटली जो हमारी ट्रेड है दोनों कंट्री के बीच में वो आती है $25 बिलियन की, और वो इंडिया के फेवर में है। और ये ट्रेड 2030 तक हो जाएगी $50 बिलियन। बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि इस टाइम पे ट्रेड और बिजनेस पे ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। साथ में डिफेंस पे भी हम काम करते हैं, लेकिन जब ट्रेड होती है तो रिलेशन भी अच्छे होते हैं। और इसीलिए पीएम मोदी की जो विजिट है सिग्निफिकेंट है। दूसरा, यहाँ पे पीएम मोदी जो गए हैं वो डिफेंस की डील करने गए हैं, क्योंकि आज हमें बहुत जरूरत है इंजन की, तेजस के लिए भी, हेलीकॉप्टर्स के लिए भी और चीजों के लिए। और यूएस हमको बार बार धमकी दे रहा है। जो उसने हमको ईसी के इंजन भेजने थे वो डिले कर रहा है, अब भेजने तो शुरू किए हैं, लेकिन उसने हमको बता दिया कि वो हमें कब भी तंग कर सकता है। और आज हमारी सैफरान से, फ्रांस से बात हो रही है, सैफरान कंपनी से इंजन लेने की। हमारी रशिया से बात हो रही है इंजन लेने की। इसी तरीके से ब्रिटेन से भी बात चल रही है, जो उनके रोल्स रॉयस इंजन है, किसी भी चीज पे लग सकते हैं, मतलब उसकी हमें जरूरत है। 4 ये कंट्री है जो सबसे ज्यादा इंजन बनाती है, जो मेन कंपनी है जो वर्ल्ड में इंजन बनाती है, यूएस, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। तो एक दूसरी बात और आ जाती है कि इस विजिट की सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो यूरोपियन यूनियन ने भी डिसाइड किया था कि वो इंडिया पे सैंक्शन लगा देगा अगर वो रशिया से हम ऑयल लेते रहेंगे, और उन्होंने हमारी कंपनी पे सैंक्शन लगाई भी है, जो गुजरात की कंपनी है जिसका एक लिंक है रशिया के साथ। तो यहाँ पे एक इशू आता है कि एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन हमारे पे सैंक्शन लगा रहा है, और दूसरी तरफ ब्रिटेन हमारे साथ जा रहा है, फिर एफटीए का एग्रीमेंट साइन कर रहा है। और दूसरी बात है कि यूएस भी हमको बहुत परेशान कर रहा है। ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे पे सैंक्शन लगा देंगे, हम ब्राजील, चाइना, इंडिया और रशिया पे सैंक्शन लगा देंगे, 150% टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि सारे मेंबर है ब्रिक्स के। इससे इंडिया को चिंता तो है, लेकिन इंडिया वरीड नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस है। और उस टाइम पे ब्रिटेन जो एलाई है यूएस का, वो हमारे साथ एफटीए का एग्रीमेंट साइन कर रहा है। और अगर ब्रिटेन, जो हमारी सबसे ज्यादा ट्रेड होती है वो होती है यूएस के साथ, अगर यूएस सैंक्शन लगाता है तो नुकसान यूएस को भी होगा। और जिन कंट्री में सैंक्शन लगा रहा है, जो हम कहें बात कि रशिया, चाइना और इंडिया, हमारा जो इकोनॉमी है तीनों के मिलके वो 30% आती है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की। तो इनफैक्ट तो बाकियों को ही पड़ेगा। और इंडिया आज चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि आज हम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रहे हैं, और हमारी जो लड़ाई है मॉरल की लड़ाई है। हम इमोरल लड़ाई लड़ते नहीं है, इसलिए इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात आती है कि राहुल गांधी बार बार कहता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल है, तो इन सारे इश्यूज पर बात करेंगे। और हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं, और नेशनल इंटरनेशनल फिल्मों के अंदर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उदय शंकर पानी जी, आप इसके ऊपर अपना विचार दीजिएगा, फिर हम डिस्कस भी करते हैं इस इशू को। सर, ये जो लास्ट में आपने बोला राहुल गांधी का नाम, मतलब ठीक है, राहुल का जो मेंटल लेवल है सब जानते हैं, माने उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है वो। जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं उनका मेंटल लेवल पता लगता है कि क्या होगा उनका मेंटल लेवल, जो राहुल जैसे बंदे को बैकअप कर रहे हैं। तो उनका मतलब देश के हित की तो बात कर ही नहीं रहे वो लोग। तो दोस्त पॉलिटिशियंस खैर अभी धीरे धीरे फेड आउट होने वाले। और दूसरी बात सर, ये मोदी साहब का हैट्स ऑफ टू दैट मैन कि किस तरह से उस आदमी ने देश को चलाया है। देश के डिसीजन को, हर एक डिसीजन को ले रहा सिंगल हैंडेडली। माने जैसे कोरोना के टाइम भी जब दवाइयां हुई तो उसने सुपरविजन किया, उसने संभाला पूरा कि किस तरह से वी मेक मेडिसिन नॉट ओनली ऑफ गुड क्वालिटी बट ऑल्सो इन क्वांटिटी, जो मैं दूसरे देश वालों की मैं मदद कर सकूं। तो मुझे एक बात बताना,
तो आपने मेडिसिन हाँ की सर। बात की, जब कोविड आया था तो क्या आपको उम्मीद थी कि इंडिया ऐसी मेडिसिन बना सकता है? सर मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं। नहीं थी। सर ये देखिए, उम्मीद उनको भी नहीं थी, लेकिन एक आदमी ने बहुत मेहनत की, वही सुपरवाइज कह रहा किया हूँ। और मतलब उनका लोगों को कॉन्फिडेंस मदद देखो। की, और किस तरह से वर्कआउट किया कि हमारे सिटीजन्स को किसी को 1 रुपए नहीं देना पड़ा इंजेक्शंस का। और सबसे बड़ी बात, कोरोना के टाइम हर देश बर्बाद हो गया, हर एक की इकोनॉमी बर्बाद हो गई सिवाय इंडिया की। एंड द और क्रेडिट हमने गोज टू पूरे वर्ल्ड मोदी। को सप्लाई की, हमने पूरे वर्ल्ड को सप्लाई की ये पूरे मेडिसिन, वर्ल्ड को। सर डिप्लोमेसी। इसलिए भी तो मोदी जहां भी जा रहे हैं लोग उनके पैर छू रहे हैं। हमारा भी, हिंदुस्तानियों को भी उनके पैर छूने चाहिए, जो उस आदमी का कंट्रीब्यूशन है एंड द वे ही हैज एक्टेड एज अ लीडर ऑफ द कंट्री। हर हर मामले में मैं तो देख रहा हूं, हर मामले में सर, हर मामले में उस आदमी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे आकाश वाले हो, ये इनका पर्सनल है। वो इसरो में कितना वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो स्पेस प्रोग्राम में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये आप लोगों के आगे ही है कि वो आदमी जो 3-4 घंटे से ज्यादा सोता नहीं, एक दिन की छुट्टी नहीं ली 2014 से लेके अभी तक, और एक एक इशू को किस तरह से संभाल रहा है। एंड देन देखिए, इंडिया को आज इसने उस पोजीशन में ले आए कि इंडिया को टेंशन नहीं है कि कोई अगर विदेश का अमेरिका कुछ बोल दे, या रशिया हमारी मदद ना करे, या इंग्लैंड मदद ना करे, क्योंकि वी आर सेल्फ सफिशिएंट। आज हमारे पास रिसोर्सेस इतने हैं और हम इतना पैसा कम बना रहे हैं आज की डेट में, इंडिया इतना कर रहा है, दे डोंट नीड एनी फॉरेन कंट्री। बट हमारी अगर पड़ोसियों से अच्छी रिलेशन रहे, हमारा अगर दुनिया के लीडरों के साथ अच्छा रिलेशन रहे, और उनकी तरफ से अगर और हेल्प मिले, माने कोऑपरेशन मिले, वो हमारी तरफ से एज ए फ्रेंड बिहेव करें, तो इट विल बी आइसिंग ऑन द टॉप। एंड हिंदुस्तान को फिर कोई रोक नहीं सकता सर। ये आदमी जिस तरह से देश का नेतृत्व कर रहा है, आई एम वेरी वेरी श्योर दैट विश्व गुरु बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा उदय जी, आपने बात की जैसे वैक्सीन की, नेचुरली बात है कि मैं भी बड़ा परेशान था कि इंडिया के अंदर तो इतने लोग बैठे हैं, कैसे बचेंगे, कैसे इनको बचा पाएंगे। लेकिन जो एक काम किया, फ्री वैक्सीन भी नहीं, मुझे भी 3 इंजेक्शन लगे वैक्सीन के जो हमने प्रिकॉशनरी लेने होते हैं, और फ्री, कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, और पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन भेजी। ये हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी थी। और आज जो राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं, राहुल गांधी देखो स्टेटमेंट, आप ये बस सोचिए, राहुल गांधी बेवकूफ है कुछ है। राहुल गांधी एक एजेंडे पे काम करते हैं, राहुल गांधी एजेंडे पे काम करते हैं। जो ये आपका बैठा है ना टी शर्ट वाला, इसका एजेंडा कुछ और है। इसका एजेंडा चाइना जो के साथ सोरोस जाना, बोलता है, चाइना के अंदर, हाँ, हाँ जो चाइना के साथ अमेरिका का जाना, डीप चाइना स्टेट के, जो अमेरिका का डीप स्टेट बोलता है उसको, जो हाँ चाइना अब एक बोलता और है, बात, जो एक और बात पाकिस्तान वाले हाँ थोड़ी, हाँ बताइए। देखिए, ये 2008 में गए थे चाइना के अंदर, अगस्त 2008 में सोनिया गांधी भी साथ में थी। एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट, ये कहते हैं पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट, किसी को दिखाया नहीं, लेकिन वहां पे सोनिया गांधी कौन खड़ी से है और साथ में पीछे पीछे खड़े हैं जी जिनपिंग। उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे चाइना का। ये पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट नहीं, ये एग्रीमेंट था उनकी गवर्नमेंट के साथ, सेल आउट एग्रीमेंट, कि देश को बेचो, भाग भाड़ में जाए देश, इनको देश से लेना देना नहीं है। और आप देखिए ना, आप जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं, जॉर्ज सोरोस इंडिया का दुश्मन है, उसके साथ हाथ मिला के बैठते हैं। फिर एक और खबर आ रही है कि अभी ये गए हैं किसी गल्फ कंट्री के अंदर, और वहां पे आईएसए के लोग किसी कंट्री के अंदर प्रेजेंट थे, बड़ी भारी टीम थी आईएसए की, और इंटेलिजेंस एजेंसीज देख रहे होंगे कि क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इनको पता है कि इनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंपॉर्टेंट फिगर है, हाथ से तो कोई सामान दे नहीं रहे। और आप मिलते हैं तो जैसे हमारे एक रॉ के चीफ मिल गए थे पाकिस्तान के आईएसए के साथ मिलकर के किताब लिखी, तो ये भी बात जा रहे हैं, इनको को पकड़ नहीं सकता, पकड़ लेंगे तो सारे जेल पे लेट जाएंगे जमीन पे। और इनके पास तो जैसे डीप स्टेट का कनेक्शन है, आईएसए का कनेक्शन भी आ रहा है, चाइना का कनेक्शन था, पूरा वर्ल्ड शोर मचा देगा कि आप तो अपने पॉलिटिकल लीडर्स को मार रहे हो। तो ये जो इनकी हरकत है, फिर एक की जो दूसरी स्टेटमेंट है कि पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी फेल है। देखिए मैं बताऊं कि पीएम मोदी जी पहले टेन्योर में आए थे तो पीएम मोदी 100 कंट्री विजिट किए थे। 100 कंट्री का मतलब है कि 100 विजिट थी उनकी, किसी कंट्री 5 जगह, किसी में 4 बार, किसी में 3 बार, किसी में 2 बार, और किस तरीके से रिलेशन डेवलप किए। पूरे गल्फ के अंदर जो हमारे कोई पीएम नहीं जाता था, वहां पीएम मोदी कई बार गए और उनको हाईएस्ट रिवार्ड मिले। 5 यूरोप गल्फ कंट्री ने उनको रिवार्ड दिए। अभी ये ब्रिक्स की मीटिंग में गए थे जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर, और 4 और कंट्री में गए थे।
इनको 4 कंट्रियों से इनको रिवार्ड मिले, यानी कि उनके हाईएस्ट रिवार्ड दिए गए। हाँ। सर मैं यहाँ खाली एक चीज ऐड करना चाहूँ कि मोदी जी जिस देश में भी जा रहे हैं एक डेफिनेट एजेंडा लेके जा रहे हैं, एक डेफिनेट पर्पस है जो देश के हित में है। और सबसे बड़ी चीज जो उनके फेवर में काम की है कि चाइना जैसा कंट्री, उन्होंने पैसे तो दे दिए राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को पैसे दे दिए, दूसरी कंट्रीज ने भी पैसे दे दिए, अब सोरोस भी पैसे दिए जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहा है, और वो देख रहे हैं यार कि हम किस गधे को बैकअप कर रहे हैं। वो तो और छोटा सा छोटा कटता कटता जा रहा है। वो मोदी के आगे तो सर वो एक माने खड़े होने के लायक नहीं है वो आदमी। और लेकिन एक उसको बात ये तो है ना, बेवकूफ नहीं, उसको ये बेवकूफ देशों ने ये रिसोर्सेज देके अपने रिसोर्सेज वेस्ट किए और आज रियलाइजेशन किया कि वी आर बैकिंग अ रॉन्ग हॉर्स। देखिए मेन बात आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक और बात कहूंगा कि जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं ना, कंट्रोवर्सी तो फैला रहे हैं। अगर हम रफाल खरीदना चाहते तो इन्होंने रफाल पे कितना शोर मचाया, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको वहां से नोटिस नहीं भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कंट्रैक्ट नहीं किया कि आप क्या बात कर रहे हैं, रफाल का प्राइस ऊपर है, बिल्कुल ऊपर था, रफाल का प्राइस बहुत ऊपर था, जो इंडिया ने बाकी कंट्री को रफाल दिए उससे इंडिया जो लिए काफी हाई प्राइस के ऊपर थे। लेकिन उससे फर्क था कि हमने उनसे मिसाइलें ली, हमने इक्विपमेंट लिया, उसको कोई नहीं गिर रहा, राहुल गांधी नहीं गिर, राहुल गांधी गिरने की क्या जरूरत है। देखिए मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस के टाइम में यहाँ पे एक बहुत धंधे हुआ करते थे, यहाँ पे एक जो एग्रीमेंट साइन होते थे फॉरेन कंट्री के साथ डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदने का, वहां पे कमीशन जाया करती थी। सबसे पहला जो आर्थिक कमीशन खाने में पकड़ा गया था वो था राजीव गांधी। उसके बाद उनकी फैमिली के कुछ लोग भी थे उसके अंदर इन्वॉल्व थे, बोफोर्स का केस था, और छुड़वाया तो खैर उसको मुलायम सिंह यादव और आपके अडवाणी साहब ने छुड़वा दिया, नहीं तो उनको तो इम्प्लीकेट होना ही था। चलो क्योंकि उनको भी पीएम बनना था, अडवाणी को मुझे तो कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी तो मुझे सोनिया गांधी सपोर्ट तो करेगी इस इशू के ऊपर, और इसी उम्मीद के ऊपर मुलायम सिंह यादव बैठे थे। लेकिन ना तो उनको मौका मिला, ना सोनिया गांधी की सपोर्ट मिली। जो राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से गद्दी पे बैठ जाऊं, क्योंकि काबिलियत से तो गद्दी बैठ नहीं सकते, काबिलियत से तो उनको गद्दी में कोई बिठाएगा नहीं, और अगर बैठ गए तो देश का सत्यानाश करना। और देखिए इनका क्या काम है, जॉर्ज सोरोस किसी अच्छे आदमी को तो नहीं बिठाने जाएंगे ना, चाइना किसी समझदार आदमी को तो नहीं बिठाना चाहेगा ना, किसी गधे को बिठाना चाहेगा ना। गधा बैठेगा ताकि देश को बर्बाद करे और उसको पूरा वो मिल जाए। अगर ऐसा आदमी कल बैठ जाएगा गद्दी पे तो आपका अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा चाइना की तरफ, ले लद्दाख चला जाएगा, पाकिस्तान को कश्मीर दे दिया जाएगा। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, देखिए इंडिया में तो उसको कोई सीरियसली ले नहीं रहे, और जो बेवकूफ लोग उसको सीरियसली ले रहे थे और बैकअप कर रहे थे फॉरेन से, वो आज वो रियलाइज कर रहे हैं कि हमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। तो आई थिंक ही वो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में बहुत अच्छा है सर, ही इज वेरी गुड। वो अपनी हाराकिरी करने में बहुत अच्छा है। वो कांग्रेस का भट्टा बिठा देगा, गायब कर देगा। इस इलेक्शन में देखिए अभी क्या हालत होने वाली है, कोई ऑपोजिशन वाला तो छोड़िए, और ये कांग्रेस पार्टी कैसे गायब हो जाएगी आप देखिए। और ऑपोजिशन के भी कई बहुत बहुत बड़े टुम्बकटू अपने आप को समझ रहे हैं कि भैया हम बहुत होशियार आदमी हैं और स्मार्ट हैं, सर वो भी नजर नहीं आएंगे इस इलेक्शन के बाद। अच्छा, आई थिंक एक और हाँ बोलिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो एक और बात देखो ना कि इन्होंने जैसे फॉरेन पॉलिसी बात की कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल है। हमारे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो कहते हैं सिंदूर के ऊपर किसी ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, अपोज किसने किया ये बताओ ना, अपोज किसने किया, किसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जहां पे हमने उनके 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हमने जो अपनी टीमें भेजी फॉरेन के अंदर, जिसके अंदर कांग्रेस के एमपी भी थे, शशि थरूर भी थे उसके अंदर, और उन्होंने आगे क्या कहा, कैसे प्रेस किया उन्होंने कहा पूरा वर्ल्ड हमको सपोर्ट कर रहा है, पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा है। लोग बड़े हैरान थे कि इंडिया ने क्या कर दिखाया, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनको उम्मीद नहीं थी कैसा हमारा डिफेंस सिस्टम काम करता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ एक तो टर्की ने पूरे अपने ड्रोन्स दे रखे थे, और वो ड्रोन्स इनविंसिबल थे, वो ये कहता था, उसको हमने गिरा दिए, 600 मिसाइलें और ड्रोन फेंके गए, सबके सबको गिरा दिया। दूसरे चाइना ने अपने जो मिसाइलें दी थी, डिफेंस सिस्टम दिए थे, उनको हमने कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, कैसे उनको बाईपास कर दिया। तो पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा, बड़ा हैरान था पूरा वर्ल्ड कि इंडिया ने क्या कर दिया। और ट्रंप ने तो बार बार कहा कि हमने तो यहाँ पे 25 बार कहा कि हमने इंडिया के अंदर पीस करा दी। पीएम मोदी ने जवाब दे दिया, और फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दे दिया। नहीं, ये जब फॉरेन पॉलिसी के सबसे अच्छा उदाहरण दूं सूद साहब आपको, कि हिंदुस्तान कभी
हिंदुस्तान के बारे में फेमस है कि वो कभी किसी पे अटैक नहीं करता, वो जंग कभी शुरू नहीं करता। अब इस बार उसने पाकिस्तान पे हमला किया, कभी हमला नहीं करता था ये। इस बार ये हमने हमला भी किया और उनको बर्बाद भी किया, लेकिन उसके बाद भी दुनिया की किसी कंट्री ने इंडिया की तरफ उंगली नहीं उठाई, इंडिया को ब्लेम नहीं किया। ये है फॉरेन पॉलिसी। हाँ बिल्कुल 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 ठीक बात है। देखो उसके बाद एक और किया इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर म्यांमार के अंदर जाकर के 100 ड्रोन भेजे, और जो NSCN जो टेलीस्कोप है और जो अल्फा है जो असम का टेलीस्कोप है, उनके मिलिटेंट को मार दिया जैसे उसामा बिन लादेन को मारा था पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर। और किसी ने आवाज नहीं की, कोई इन्होंने कमिट नहीं किया कि हमने उनको मारा, हमने उनके लीडर्स को गिरा दिया। बल्कि जो अल्फा के लोग थे जो बांग्लादेश में एक्टिव थे यहाँ पे आ गए थे और अब दोबारा भाग गए बांग्लादेश के अंदर कि बचाओ हमें, हम क्या करें, हमें इंडिया मार रहा है। तो अब इंडिया ने डर का माहौल दे दिया। साथ में इंडिया ने एक मैसेज भेज दिया बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को तो दे दिया, ड्रोन से एक पाकिस्तान को दोबारा मैसेज दे दिया कि तुम्हें भी ऐसे मारेंगे। एक बांग्लादेश को मैसेज दे दिया जो बांग्लादेश हमको धमकी दे रहा था बार बार कि हमारे पास ड्रोन है, तुम्हारे पास तो 10 TB2 के ड्रोन है जो तुमने टर्की से लिए, हमारे पास तो 100 ड्रोन हमने भेजे हैं, अभी तुम्हारे पास भी भेज देंगे। तो बांग्लादेश भी लाइन पे आ गया और लगता है कि बीजू को भी शायद समझ में आ गया कि मैं तो कभी पाकिस्तान जा रहा था, कभी बात जा रहा था चाइना के अंदर, कभी टर्की की बात कर रहा था, अरे इंडिया ने सबका बैंड बजा दिया। तो उन्होंने PM मोदी को अपने रिपब्लिक डे पे बुला लिया कि आप आइए और हमारे रिपब्लिक डे पे मेन गेस्ट की होइएगा। और उनको समझ में आ गया कि ना तो ये डरते हैं चाइना से, ना पाकिस्तान से और ना टर्की से। तो इसीलिए PM मोदी को बुलाया कि PM मोदी आइए और हमारे देश को ब्लेसिंग दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। आई थिंक सूद साहब, जो आज इंडिया की पोजीशन है, जिस तरह से उनका कद बढ़ा है और जिस तरह से इज्जत दे रही है पूरी दुनिया इंडिया को, it is all because of our very good foreign policy and relations Modi has developed with all the world leaders and all the countries, and I think that's it। अपना आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा सर। और जाने से पहले फिर वापस मैं याद दिला दूं कि सूद साहब के चैनल को जरा सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब का बटन दबाइए, कमेंट दीजिए और शेयर भी करिए कि हम लोग इसको और बड़े लेवल पे कर सकें और मेक इट मोर एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।